मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सैम में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर समीक्षा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद का विकास कैसे हुआ, आदर्शवाद के सिद्धांत क्या हैं, आदर्शवाद में कौन कौन सी विशेषताएं हैं और अंत में हम आदर्शवाद की कमियां या उसकी आलोचनाओं का अध्ययन करेंगे। राजनीति दर्शन के इतिहास में एक दिलचस्प वाद विवाद हमेशा होता आ रहा है कि राज्य बड़ा है या व्यक्ति, राज्य साध्य है या व्यक्ति। किंतु मजे की बात है कि इसकी अभी तक कोई समाधान प्रस्तुत नहीं की गई। ये जो आदर्शवादी विचारधारा है, जो राज्य और व्यक्ति की इस प्रतिस्पर्धा में पूरी तरीके से राज्य के साथ है, उसके लिए राज्य सर्वश्रेष्ठ है। वो राज्य को साध्य मानते हैं और राज्य को विश्व चेतना की सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति राज्य को मानते हैं। आदर्शवाद यह जो शब्द है, यह जो नाम है, वो थोड़ा भ्रामक है, क्योंकि अंग्रेजी शब्द के ये जो आइडियलिज्म का सीधा शब्द अनुवाद है, जबकि ये आइडियलिज्म जो शब्द है वो आइडियल से नहीं, आइडिया से बना है। वास्तव में ये जो विचारधारा है वो आइडियल पर नहीं वरन आइडिया पर यानी विचार पर आधारित है, क्योंकि ये तो न तो किसी आदर्श समाज का चित्रण करती है, न ही किसी आदर्श राज्य का चित्रण करती है। यह आदर्शवाद जो विचारधारा है वह एक ऐसा विचार है जो सर्वोच्च चेतना की अभिव्यक्ति करता है। इसीलिए अलग अलग विचारकों ने इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया। बोसांके ने इसे राज्य का आध्यात्मिक सिद्धांत कहा, हावहाउस ने इसे राज्य का दार्शनिक सिद्धांत कहा, मैकाइवर ने इसे राज्य का रहस्यवादी सिद्धांत कहा और CEM जोड़ ने इसे राज्य का निरंकुशवादी सिद्धांत कह करके पुकारा। इस तरह से हमको इसके अलग अलग नाम पढ़ने को मिलते हैं। आदर्शवाद का विकास कैसे हुआ? आधुनिक युग में जो आदर्शवादी जो विचारक है, जिन्होंने इस विचारधारा का प्रतिपादन किया, उसमें जर्मन के दार्शनिक जो थे फिक्टे, कांट और हीगल, उसके बाद ब्रिटिश विचारकों में ग्रीन और बोसांके ने इसे और अधिक परिष्कृत ढंग से प्रस्तुत किया। परंतु इस विचारधारा की जो जड़ें हैं हमको अतीत में देखने को मिलती है और ये जड़ें यूनानी दर्शन तक फैली हुई है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में लिखा था कि राज्य एक नैतिक संस्था है और राज्य का जो जन्म है मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है और उसका अस्तित्व मनुष्य को अच्छा जीवन, श्रेष्ठ जीवन देने के लिए बना हुआ है और यहीं से आदर्शवाद की शुरुआत होती है। अरस्तु ने भी अपने ग्रंथ में जो पॉलिटिक्स है उसमें उन्होंने लिखा कि राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य मानवीय आवश्यकताओं पर आधारित मानव स्वभाव के बढ़ते हुए घेरे की पराकाष्ठा है। यह एक घोंसले के समान है, पिंजरे के समान नहीं। अरस्तु ने कहा कि मनुष्य के जीवन का विकास राज्य में ही संभव है। वह स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने कहा था कि जो लोग राज्य के बाहर रहते हैं या तो पशु होते हैं या देवता, क्योंकि सामान्य मानव स्तर से हट करके पशु या देवता ही जीवित रह सकते हैं। और इन्हीं विचारों का प्रभाव रूसो, फिक्टे, कांट आदि पर पड़ा। यह माना जाता है कि शताब्दियों तक यह जो विचार है वो अंधकार के गर्त में पड़े हुए थे। जब पुनर्जागरण का युग प्रारंभ हुआ तो फिर से प्लेटो और अरस्तु के विचारों को पढ़ा जाने लगा। रिपब्लिक से ही प्रभावित होकर के टॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा। उसके बाद रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को फिर से सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह से
आधुनिक युग में एक ऐसे विचार श्रृंखला की आवश्यकता पड़ी जो व्यक्तिवाद की स्वच्छंदता का विरोध करता है। चूंकि वैचारिक पृष्ठभूमि तो पहले ही तैयार हो रखी थी, नींव पहले ही बन चुकी थी, आदर्शवादियों को केवल उस पर अपना महल खड़ा करने की आवश्यकता थी। और इस क्रम में सबसे पहले कांट ने अपनी पुस्तक में लिखा कि राज्य एक विशाल विश्व चेतना की अभिव्यक्ति है और व्यक्ति तथा राज्य इसी चेतना के अंश हैं। उसके बाद हीगल ने फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री तथा अन्य पुस्तकों में इसे और अधिक उग्र रूप में प्रस्तुत करते हुए विश्व चेतना की विकास की पद्धति को द्वंद्वात्मक पद्धति के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास किया और राज्य को इस विकास क्रम की सबसे अंतिम और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि बतलाया। हीगल ने लिखा कि राज्य धरती पर ईश्वर का अवतरण है। बाद में इंग्लैंड के विचारक बोसांके ने इसे और अधिक पुष्ट किया। इसके बाद ग्रीन ने अपने पुस्तक में राज्य और व्यक्ति के हितों को समान बताया, परंतु साथ ही वह व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी समाप्त करना नहीं चाहते थे, इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक संयत और संतुलित आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। आदर्शवादी सिद्धांत है क्या? आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत जो विचारक हैं वह विश्व एक विशाल सर्वोच्च चेतना की अभिव्यक्ति मात्र है ऐसा मानते हैं और इस चेतना को हम विवेक भी कह सकते हैं और विचार भी। पर इसको उन्होंने इस विवेक या विचार को उन्होंने स्थूल अर्थ में नहीं बल्कि सूक्ष्म अर्थ में प्रस्तुत किया। वो मानते थे कि ये विशाल विश्व चेतना अभिव्यक्ति कैसे हुई। वो कहते थे कि अपने के भीतर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, इसी शक्ति के कारण चेतना का विकास हुआ और यह विकास आंतरिक रूप में भी हुआ और बाह्य रूप में भी हुआ। आंतरिक रूप में सर्वश्रेष्ठ चेतना विकसित हुई, किस रूप में? पत्थरों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में और अंत में मनुष्य के रूप में। मनुष्य इसी सर्वोच्च चेतना के आंतरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ रूप है और बाह्य रूप में सर्वोच्च चेतना का विकास किसमें दिखलाई देता है? परिवार के रूप में, नागरिक समाज के रूप में और अंत में यह राज्य के रूप में दिखलाई देता है। इस प्रकार उस विशाल विश्व चेतना की श्रेष्ठ अभिव्यक्ति के रूप में हमको राज्य दिखलाई देता है। इस प्रकार से व्यक्ति आंतरिक रूप है और राज्य उस विश्व चेतना का बाह्य रूप है। यानी संपूर्ण जो आदर्शवादी विचारधारा है वह विश्व चेतना के विकास और उसकी अभिव्यक्ति के सिद्धांत पर आधारित है। अब प्रश्न यह उठता है कि यह जो विचार है, यह जो चेतना थी, उसका विकास कैसे हुआ? हीगल कहता है कि वह विकास इसलिए हुआ क्योंकि उसके भीतर चेतना है और इसी चेतना ने उस विकास को शक्ति प्रदान किया और वह विकास की जो दिशा थी वो टेढ़ी मेढ़ी थी, उसका रास्ता सीधा नहीं था। हीगल ने कहा कि मानव सभ्यता की जो प्रगति है वह एक सीधी रेखा में नहीं हुई है, उसकी जो प्रगति है वो विपरीत हवाओं में झकझोर खाते हुए जहाज के समान हुई है। और विकास की इस प्रक्रिया को हीगल ने द्वंद्ववाद कहा था। विचार की पहली अवस्था वाद है, फिर अपने आप में उसका एक विरोधी विचार उत्पन्न होता है, वह प्रतिवाद है, और इन दोनों विचारों में संघर्ष होता है और एक तीसरा नया विचार जन्म लेता है, यह है संवाद। संवाद में वाद और प्रतिवाद के गुण तो होते ही हैं, परंतु वह दोनों से श्रेष्ठ होता है।
अब रही बात कि विकास की इस द्वंदात्मक प्रक्रिया द्वारा विश्व चेतना मनुष्य तक पहुंची कैसे। विश्व चेतना का जब विकास होने लगा तो सृष्टि में सबसे पहले वे वस्तु आई जो जड़ थी, जिनमें चैतन्यता का अभाव था, जैसे कि पहाड़, पत्थर, जमीन। और इसको हीगल ने कहा वाद। चेतना के विकास क्रम फिर से आगे बढ़ा और अब ऐसी वस्तुएं आई जिनमें थोड़ी बहुत चेतना थी, जैसे पेड़, पौधे, कवक यानी काई। यह प्रतिवाद का रूप था। और अंत में आया संवाद, चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति जो किसी जीव के रूप में दिखाई दी, और इसे ही वो राज्य और मनुष्य के रूप में देखता है। तो इस तरीके से आदर्शवादी विचारधाराओं ने ये कहा कि राज्य जो है इसी विश्व चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति राज्य और मनुष्य में दिखलाई देती है। अब बात आती है कि आदर्शवाद की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहला, चूँकि मैंने इसको विस्तृत रूप में आपको ये बतला दिया कि आदर्शवाद का विकास कैसे हुआ, आदर्शवाद का सिद्धांत कैसे हुआ, तो अब हम आसानी से आदर्शवाद की विशेषताओं को जान सकते हैं। मैं ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं बतलाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला, राज्य जो होता है वह विश्व चेतना का विकसित रूप माना है ना, क्योंकि यह द्वंदात्मक प्रक्रिया के द्वारा इस विश्व चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति राज्य होती है। दूसरा, आदर्शवाद मानते हैं कि राज्य साध्य है। व्यक्ति और राज्य की प्रतिस्पर्धा में वह राज्य को श्रेष्ठ मानता है। राज्य का अपना एक अस्तित्व है, एक व्यक्तित्व है, एक मस्तिष्क है। इस तरह से उन्होंने राज्य को क्या माना, साध्य माना। तीसरा, वो कहता है राज्य और व्यक्ति के हित समान हैं। आदर्शवादी मानते हैं कि व्यक्ति भी विश्व चेतना की ही अभिव्यक्ति है और राज्य भी विश्व चेतना की अभिव्यक्ति है, इसीलिए दोनों में एक ही चेतना है। इसीलिए स्वाभाविक रूप से दोनों के हित भी एक ही हैं, दोनों के हितों में कोई विरोध नहीं है। तीसरा, अगला वो कहता है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य को उन्होंने पवित्र और नैतिक संस्था माना और राज्य का जो उद्देश्य होता है वह व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना होता है। इस तरह से उन्होंने राज्य को अन्य पवित्र संस्थाओं की तरह एक पवित्र संस्था के रूप में राज्य को स्थापित किया। अगला विशेषता में आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य में ही स्वतंत्रता संभव है, क्योंकि सभी आदर्शवादी जो विचारक थे वो स्वतंत्रता के उपासक थे। वो मानते थे कि राज्य में ही स्वतंत्रता उपलब्ध हो सकती, राज्य से परे नहीं। इस तरह से वो राज्य में ही स्वतंत्रता के उपभोग को मानते थे। फिर वो कहता है कि राज्य जो है वो समान इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। रूसो ने अपनी पुस्तक में बतलाया था, दो प्रकार की इच्छाएं व्यक्ति में होती है, एक वास्तविक इच्छा और दूसरी यथार्थ इच्छा। और ये जो यथार्थ इच्छा का सामूहिक जो योग है, हम सभी अपनी इच्छाओं को यथार्थ इच्छा में समाहित करते हैं सबके हितों के लिए, और यही इसी के द्वारा राज्य जैसी संस्था का निर्माण होता है। फिर वो कहते हैं कि राज्य सर्वश्रेष्ठ और सर्वशक्तिमान संस्था है। वो कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कई संस्थाओं को विकसित किया, जैसे कुटुंब है, समाज है, और राज्य इन सभी संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि राज्य पूर्णतः तार्किक है और उसमें ही विश्व चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति हुई है। राज्य सर्वश्रेष्ठ भी है, संप्रभु भी है, सर्वशक्तिमान भी है। इस तरह से आदर्शवादी विचारक राज्य को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। फिर कहते हैं आदर्शवादी कि शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार होता है। यानी राज्य में हम शक्ति के बल पर हम राज्य के भीतर निवास नहीं करते या उसके नियमों का पालन नहीं करते।
ये शक्ति के द्वारा हमने राज्य का निर्माण नहीं किया, अपितु हमने अपनी इच्छाओं से वशीभूत होकर के सामूहिक रूप से राज्य जैसी संस्था का हमने निर्माण किया है। भले ही यहाँ पर टी.एच. ग्रीन ने इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाते हुए कहा कि शक्ति नहीं, इच्छा ही राज्य का आधार है। चाहे राज्य शक्ति का और बल का प्रयोग करता हो, परंतु उस बल प्रयोग के पीछे भी मानवीय इच्छा ही निहित है। इस तरह से आदर्शवादियों ने इन विशेषताओं के द्वारा आदर्शवाद को उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ विचारधारा बतलाया। अनेक विद्वानों ने आदर्शवाद की तीव्र आलोचना की। आलोचक मानते हैं कि आदर्शवादी एक निरंकुशवादी विचारधारा है। वह राज्य की इतनी ज़्यादा स्तुति करता है, इतना अधिक महिमा गान करता है कि राज्य एकदम निरंकुश बन जाता है। यानी आदर्शवादी राज्य के विरुद्ध कुछ भी बोलने की सलाह नहीं देता। अगर राज्य अत्याचारी हो जाए तब भी व्यक्ति को खामोश रहना पड़ेगा। दूसरा, आदर्शवाद स्वतंत्रता संबंधी जो मान्यताएं हैं वह भी गलत है, क्योंकि जो हीगल है, बोसांके हैं, वह मानते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करने में ही स्वतंत्रता है। यानी हीगल व्यक्ति की राज्य के प्रति गुलामी को ही स्वतंत्रता मानता है, जो कि उचित नहीं है। तीसरा, राज्य और व्यक्ति के हित हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। हम जानते हैं कि राज्य जो है शक्तियों का प्रयोग शासन के द्वारा करता है, और शासन करने वाले व्यक्तियों के अपने अलग हित होते हैं, उसमें स्वार्थ होते हैं। वे गलत निर्णय भी ले सकते हैं जो उनके राज्य के जनता के हित में ना हो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि राज्य और व्यक्ति के हित समान नहीं होते। अगला आलोचक कहते हैं, आलोचना करते हुए, कि राज्य समान इच्छा का प्रतिपादन नहीं करता। ये एक काल्पनिक विचारधारा है। जो समान इच्छा का सिद्धांत है वो एक प्रकार से काल्पनिक विचारधारा है, क्योंकि सामान्य इच्छा के रूप में राज्य अपनी इच्छाओं को व्यक्ति के ऊपर थोपता है, लादता है। यह भी उचित नहीं है। अगले आलोचक कहते हैं अगले रूप में कि राज्य सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान, संपन्न नहीं है। यदि हम राज्य को सर्वश्रेष्ठ संस्था मान ले, उसको ही, राज्य को ही अंतिम और पूर्ण अभिव्यक्ति मान ले, तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह भी गलत है। आदर्शवाद युद्ध का समर्थक करते हैं, ये ऐसा आलोचक मानते हैं। वे कहते हैं कि राज्य का विकास पर विश्वास करते हैं आदर्शवादी, और ये मानते हैं कि राज्य के विकास के लिए युद्ध भी हो सकते हैं, और युद्ध होते ही रहते हैं, उनमें क्या बुराई है। तो इस प्रकार से आदर्शवादी राज्य के युद्ध का पोषक भी माना है। फिर आदर्शवादी की आलोचना करते हुए आलोचक कहते हैं कि राज्य साध्य नहीं हो सकता। आदर्शवाद राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। वह राज्य की वेदी पर व्यक्ति को बलिदान कर देता है, और राज्य ही सर्वे सर्वा है, राज्य ही लक्ष्य है, राज्य ही साध्य है। परंतु आदर्शवादी ये भूल जाते हैं कि राज्य को बनाया किसने है, किसके लिए बनाया गया है, क्योंकि इसका विकास व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। तो ऐसा नहीं कि राज्य के विकास के लिए व्यक्ति के हितों को तिरोहित कर दिया जाए, यह उचित नहीं है। अगला आलोचक कहते हैं कि यह राज्य विचार की अभिव्यक्ति नहीं है। आलोचक यह भी मानते हैं। तो इस तरह से आदर्शवाद पर कई आरोप लगाए गए, उनमें कई दोष गिनाए गए, उनमें बहुत सारी खामियां बतलाई गई, पर ये आवश्यक नहीं है कि वो सारे जो दोष है वो सही हों। ये बात अलग है कि व्यक्ति और राज्य में कहीं ना कहीं समन्वय आवश्यक है, तभी राज्य सही ढंग से संचालित हो सकता है। और आदर्शवाद इसी दिशा में एक निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है।